हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम करेंगे 8 जनवरी 2022 को सीडीपी में जो 30 प्रश्न पूछे गए थे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि विकासात्मक परिवर्तन यानी कि डेवलपमेंट की बात में कर रहा है कि डेवलपमेंट चेंज किस पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन डी देखिए, वंशानुगत कारकों यानी कि जेनेटिक्स पे और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया पे। डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है? एक तो जेनेटिक्स पे जिसको कि बोलते हैं वंशानुगत कारक बोलते हैं, दूसरा एनवायरनमेंट जिसको कि हम पर्यावरणीय प्रभाव भी बोल सकते हैं। दोनों पे डिपेंड करता है। अगर कोई आपसे पूछे कि सिर्फ वंशानुगत पे करता है, नहीं। सिर्फ पर्यावरण पे करता है, नहीं। ये क्या है? पर्यावरण और जेनेटिक्स का क्या है? परस्पर क्रिया पे डिपेंड करता है किसी भी बच्चे का विकासात्मक परिवर्तन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सेकेंड क्वेश्चन आप देखिए, क्या कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन में? कह रहा है कि डैश स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है। डैश स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि डैश में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। सबसे पहले ये समझिए कि गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है। स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल क्या होता है? जिसमें कि पैर का यूज हो, पूरे बॉडी का यूज हो, ठीक है। और सूक्ष्म की बात करें, जब हम पेंटिंग वेंटिंग करते हैं तो किसका यूज करते हैं? उंगली का यूज करते हैं ना। तो वो क्या कहलाएगा कि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल कहलाएगा। तो स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण कौन हो जाएगा? भागना। जब हम भागते हैं तो हम अपना पैर का यूज करते हैं। तो भागना स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि डैश में सूक्ष्म। तो देखिए, चित्र बनाना किस में आ जाएगा? सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। तो पहला क्या हो जाएगा? यहाँ भागना, और यहाँ क्या हो जाएगा? चित्र बनाना हो जाएगा। आंसर ए। इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल अवस्था में होगा? देखिए, मध्य बाल अवस्था का क्या विशेषता है, सबसे पहले हमको वो जानना पड़ेगा। जो भी बच्चे मध्य बाल अवस्था में होते हैं वो क्या कर पाते हैं? वो कर पाते हैं कि एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। जो भी बच्चे जो मध्य बाल अवस्था में होते हैं वो क्या कर पाते हैं? वो तार्किक रूप से तर्क कर पाते हैं और संरक्षण भी कर पाते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? एसर्शन का है और रीजन का है। तो सबसे पहले एसर्शन पढ़िए। क्या करें कि बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है। कोई भी बच्चा व्यवहार के तरीके अपने परिवार में सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं कि जीवन में का मूल्य क्या है, उनके मानदंड क्या होते हैं, उनको वो अपने परिवार में सीखते हैं। ये बिल्कुल असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन पढ़ते हैं। परिवार बच्चों के समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है या अभिकारक है? नहीं, परिवार बच्चों का समाजीकरण का क्या है? प्राथमिक अभिकारक है। तो रीजन क्या हो जाएगा? बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा और असर्शन सही हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में ऐसा दे रखा है कि असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स? देखिए ऑप्शन सी, देखिए क्या ए सही है और आर गलत है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है? हमको मिलान देखना है कि कौन सा सही है। पहला देखिए, शैशवावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है। अरे भाई, शैशवावस्था में कहाँ से तर्क करने लगेगा? तो ये ऑप्शन फालतू हो गया। इसी तरह से देखिएगा कि ऑप्शन सी देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या कर पाता है? वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। ये बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो भी बच्चे होते हैं वो क्या कर पाते हैं? वर्गीकरण कर पाते हैं और संरक्षण भी कर पाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, पियाजे साहब ने क्या दिया था? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए थे। तो उनके अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वयं मतलब आप और पर्यावरण मतलब आपके आसपास का माहौल के बीच में संतुलन की खोज, कैसे उसमें बैलेंस बना करके चले, कि प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं साम्यीकरण। क्या बोलते हैं? साम्यीकरण बोलते हैं। आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन, नीचे बहुत सारे कथन दिए हुए हैं, उन कथनों में से लेव वाइगोस्की के बच्चों के बारे में जो विचार थी सही प्रकार से दर्शाता है? तो जब आप पढ़ेंगे ऑप्शन ए को, तो क्या है कि वाइगोस्की ने सुझाव दिया है
कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती है। सही बात है। वाइगोस्की क्या कहा था कि बच्चों में बहुत सारी क्षमताएं होती है जिनमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। जिनमें वैसे भी कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे क्या है किसी के सहायता के साथ कर सकते हैं, यानी कि स्केप फोल्डिंग वगैरह ZPD पाने के बाद कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट। एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची की जिग सो पहेली बनाने में मदद करती है इशारे व संकेतों से? देखिए, जब हम किसी बच्चे को किसी चीज़ को समझने में इशारे व संकेतों से यानी किसी भी तरह से हेल्प करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्केप फोल्डिंग बोलते हैं। इसका कंसेप्ट वाइगोस्की ने दिया था और उसी को क्या बोलते हैं? हिंदी में पाड़ बोलते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है? नहीं, व्यक्तिवादी होती है। और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है? नहीं, बाल केंद्रित कक्षा में सभी बालकों का ध्यान रखा जाता है और उसमें कठोर संरचित पाठ्यक्रम नहीं होता है, लचीला संरचित पाठ्यक्रम होता है। तो असर्शन क्या हो गया? बिल्कुल गलत हो गया। रीजन देखिए, बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक हो। नहीं, बच्चे सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक क्या हो? एकदम बच्चों के अकॉर्डिंग हो, तानाशाह नहीं हो। ठीक है, तो रीजन भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो चलते हैं कौन सा ऑप्शन में ए और डी दोनों रॉन्ग है। तो ऑप्शन डी जब आप देखेंगे यहाँ क्या है? ए एंड आर दोनों गलत है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? प्रगतिशील कक्षा है कि नहीं आप कैसे पता कर सकते हैं? गतिविधियां या कार्य करते समय, कोई गतिविधि कर रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं, करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे कक्षा जिसमें बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है गतिविधि या कार्य करते समय, ऐसे कक्षा क्या बोलते हैं? प्रगतिशील कक्षा कहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। अमित तर्क देता है, अमित कोई लड़का है जो तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं। हम ऐसे कानून को बदल सकते हैं जिससे कि समाज की ज़रूरत पूरा नहीं होती है, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। क्या कह रहा है? हम बदले तो ये आपसी सहमति से होना चाहिए, नहीं कि दंगा हो जाए, आपस में हम लड़ जाए, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार अमित नैतिक तर्क की किस अवस्था में आता है? तो ये क्या हो गया? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ऑप्शन बी। जो भी बच्चे इस तरह के थॉट रखते हैं वो किस में आ जाएंगे? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन बी। क्या है? हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में हावर्ड गार्डनर साहब ने क्या दिया था? बहु सिद्धांत दिया था कि नहीं, कि लोगों में बहुत तरह के क्या होते हैं? गुण होते हैं। डैश बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशील होती है। कैसे व्यक्ति? अंतः व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, जैसे कि विवेकानंद जी थे, वो अंतः व्यक्तित्व वाले थे। उनमें क्या होता है कि बुद्धि के व्यक्ति में, ऐसे अंतः व्यक्तित्व वाले बुद्धि के व्यक्ति में अपनी पहचान, वो अपनी पहचान को ढूंढते हैं, मानव अस्तित्व के बारे में जानते हैं और जीवन का अर्थ को समझते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती है। यह वाक्य क्या दर्शाता है? ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है, यानी कि आंसर सी। क्यों नहीं खेल सकता? लड़की भी कार से खेल सकती है, लड़का भी कार से खेल सकती है, लेकिन लड़कियां अगर ऐसा बोल रही है बच्ची कि लड़कियों कारों से नहीं खेलती, तो ये उनके माइंड में क्या बैठाया गया है? जेंडर को लेकर के बताया गया है। तो ये क्या हो गया? जेंडर रूढ़िवादिता हो गया। कक्षा में संस्कृति व भाषीय विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए, कोई भी कक्षा में वहाँ की संस्कृति व भाषीय विभिन्नताओं, हर किसी का संस्कृति में क्या है? भिन्नता है, और भाषा में क्या है? भिन्नता है। तो भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? हमें कौन सी नीति प्रभावी होगी? तो उसके लिए क्या करना होगा हमको? भिन्नताओं को अभाव के रूप में ना देखना चाहिए। अगर भिन्नता है, विभिन्नता है, तो उससे क्या होगा? एक चीज़ को दूसरा बच्चा सीख सकता है, दूसरे से, दूसरा तीसरे से सीख सकता है। विभिन्नताओं के कारण उसको हम अभाव के रूप में नहीं लेंगे। तो आंसर डी हो जाएगा। राष्ट्र शिक्षा नीति 2020
प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन कैसा होना चाहिए एनईपी 2020 के हिसाब से। कह रहा है कि एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। जानते हैं मूल्यांकन इसलिए किया जाता है ना कि बच्चे का स्टैंडर्ड चेक करने के लिए। मूल्यांकन करने के बाद जो भी प्रॉब्लम हमको पता चलता है हमें क्या करना चाहिए, उस प्रॉब्लम का निदान करना चाहिए। इसीलिए मूल्यांकन एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी राइट। समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? समावेशी शिक्षा क्या होता है? जहाँ पे सभी को शिक्षा मिले, सब तरह के लोगों को, उसे क्या बोलते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं। इसके लिए क्या आवश्यकता है? इसके लिए ये आवश्यकता है कि व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान। मान लीजिए कि क्लास में बच्चे हैं, उनमें व्यक्तिगत मतभेद है, तो हमें क्या करना चाहिए? उन सब का क्या रखना चाहिए? ध्यान और सम्मान रखना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। तब ऐसे कक्षा को क्या कहेंगे हम? समावेशी कक्षा कहेंगे। और ऐसे शिक्षा को क्या कहेंगे? समावेशी शिक्षा कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन विकल्प की पहचान है? पठन विकल्प की पहचान क्या है? देखिए ऑप्शन ए पढ़िए। बी को डी के रूप में लिखना। बी को लिखना चाहिए ऐसे, तो बच्चे क्या लिखेंगे? उसको लिख देंगे ऐसे सीधे। बी को डी के रूप में लिखना, उनको बी डी में अंतर ही पता नहीं चलेगा। 21 को क्या लिख देगा वो? 12 लिख देगा। तो ये सब क्या हो गया? पठन विकल्प के अंदर आ जाता है। तो आंसर ए। 18वां सवाल देखिए क्या कह रहा है कि वो विद्यार्थी जिन्हें स्वालीनता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है? अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार की चुनौती। आंसर क्या हो जाएगा? ए। वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? दिव्यांगता वाले बच्चे जो दिव्यांग हैं उनके सफल समावेशन मतलब उसको सफलतापूर्वक अच्छे से समावेशन किया जाए, उनको शामिल किया जाए, उसके लिए क्या जरूरत है? सुलभ मतलब अच्छा सा जिसको आसानी से प्राप्त किया जा सके, सुलभ इमारतें या अवसंरचना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई दिव्यांग है पैर से, अगर आप उसका क्लास ऊपर में लगा दोगे, ऊपर फ्लोर में, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? वो सुलभ नहीं हो जाएगा, वो दुर्लभ हो जाएगा। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? सुलभ अवसंरचना बनाना चाहिए और इमारतें बनाना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना। जो भी आसपास के खतरे हैं उसको क्या करना? विकर्षण है उसको कम करना। खतरों मतलब किसी तरह का जो हो सकता है खतरा हो सकता है। विकर्षण मतलब डिस्ट्रैक्शन। जैसे कि बच्चे क्या होते हैं कि टीनेज में आकर के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पढ़ाई से पढ़ नहीं पाते हैं, कहीं और ध्यान चला जाता है, तो उसको क्या करना? कम करना। तो 20 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किस सिद्धांत पर आधारित कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके व चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं? कैसे, किस सिद्धांत में? तो ये हो जाएगा सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत। ऑप्शन सी। सामाजिक और संरचनावादी जो सिद्धांत होते हैं उस पर आधारित कक्ष जो भी होंगे उसमें विद्यार्थी क्या करते हैं? स्वयं पहल करते हैं और चर्चा करते हैं। इसमें समाज को इन्वॉल्व किया गया तो समाज में क्या हो जाएगा? समाज में चर्चा होता है। सार्थक अधिगम, जो भी अधिगम है उसका क्या होना चाहिए? आउटपुट होना चाहिए। सार्थक अधिगम के लिए में क्या होता है? विश्लेषण होता है, समालोचनात्मक सोच होता है, क्रिटिकल थिंकिंग होता है, तथा समस्या समाधान की प्रक्रिया शामिल होती है। जो क्रिटिकल थिंकिंग होता है किसमें होता है? सार्थक अधिगम में। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि राष्ट्र शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है? तो ऑप्शन को हम ध्यान से पढ़ते हैं, नहीं को ध्यान में रखते हुए। पहला क्या है? संरचनात्मक समझ पर जोर। ये बात कही गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे। क्या कही गई है? कि संरचनात्मक समझ पर जोर, तो ये कही गई है। योगात्मक मूल्यांकन, ये नहीं कही गई है। पाठ्यक्रम में वृद्धि, ये नहीं कही गई है। क्या है? प्रौद्योगिकी में उपयोग में कमी, नहीं, प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी नहीं, ये भी बात नहीं कही गई है। और हमसे आंसर क्या पूछा है? कि नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये दूसरा, तीसरा और चौथा ही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं किस ऑप्शन में है ये है डी में। डी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म
प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है? कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है? पढ़िए। किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्रक करना, ये क्या हो गया? प्रतिक्रिया हो गया। लक्ष्य अभिविन्यास क्या हो गया? महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। आइए समझते हैं। अगर हमको किसी विशेष क्षेत्र में क्या करना है, क्षमता में सुधार लाना है, तो हमको क्या करना होगा? कार्यपत्रक करना होगा। और उसी से रिलेटेड है महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य रखना होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। विद्यार्थी के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? किस पर ध्यान देना चाहिए? बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ने पे एक शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए, तब भी क्या होगा? अधिगम सुसाध्य होगा। अगर हम बच्चे को कोई कंसेप्ट सिखा रहे हैं और उसको हम उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ के सिखा रहे हैं, तो बच्चे में क्या होगा? अधिगम क्षमता बढ़ेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण है? विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते उनके अंदर भ्रांति निर्मित हो जाते हैं ऑटोमेटिक, ये स्वाभाविक बात है। तो उससे निपटने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण क्या हो सकती है? तो आप ऑप्शन सी को पढ़िए, कितना अच्छा कहा है। कह रहा है कि भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना। अगर बच्चों में भ्रांति आ गया है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें प्रयोग करना चाहिए और अवलोकन के अवसर देना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा कि हम समस्या से, भ्रांतियों जैसी समस्याओं से निपट सकते हैं। तो आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थी के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है? क्या है जो विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है? चर्चा एवं संवाद। जब बच्चे चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, तो क्या होता है? रचनात्मक समझ उसका सुसाध्य होता है, उसमें बढ़ोतरी आती है। प्रभावी अधिगम मतलब इफेक्टिव लर्निंग हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में डैश को सक्रिय करना चाहिए। एज ए टीचर आपको क्या करना चाहिए? बच्चों के लिए उनके क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा को सक्रिय करना चाहिए कि उसका क्षमता में कैसे वृद्धि होना चाहिए, इस धारणा को क्या करना चाहिए? हमें सक्रिय करना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन का उदाहरण नहीं है पूछा है। देखिए, दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना, ये क्या हो गया? ये बाह्य अभिप्रेरणा है। हमसे पूछा नहीं, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना, हमसे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्यों होगा समझाते हैं। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि नहीं, ये वाला देखिए उदाहरण नहीं है, बाह्य का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन बी देखिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना। जिसको इच्छा होता है ज्ञान प्राप्त करने का, वो खुद क्या होता है ना, वाद विवाद समूह में शामिल होकर के डिस्कशन करता है और अपनी नॉलेज को इनहेंस करता है, बढ़ाता है। प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गया, ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य सीखना, ये भी क्या हो गया? ये भी एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा हो गया। लेकिन हमसे कहा कि नहीं, तो आंसर मेरा बी हो जाएगा, क्योंकि बी क्या है? इंटरनल मोटिवेशन है, अंतर का अभिप्रेरणा है। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डैश के इस्तेमाल से विद्यार्थी की उपलब्धि में डैश होने की संभावना है। डैश की उपलब्धि, सी सामाजिक सहयोग के इस्तेमाल से, जब उनको सामाजिक सहयोग मिलेगा बच्चों को, तो क्या हो सकता है? सामाजिक सहयोग के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों, अगर आपको पढ़ाने का तरीका सही लगा, इन्फॉर्मेशन सही लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहां से PDF स्कैन कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।